नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा और मैं कराती हूं आपके लिए आरओ मेंस की हिंदी के पेपर की पूरी तैयारी। अब तक हमने कन्वेंशनल हिंदी में पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों में से 3 कंप्लीट कर लिए हैं और चौथा प्रश्न जो कि 30 नंबर का आता है, जिसमें कि पूछते हैं प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों के साथ साथ लोकोक्तियाँ और मुहावरे। 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। पहला हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों को कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए, और तीसरा जो प्रश्न आता है वो हमारा आता है लोकोक्तियाँ और मुहावरे से। तो हमने प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ ली और आज हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक शब्दावलियाँ और साथ में पढ़ेंगे हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरे सिलेबस का पीडीएफ जो है एक जगह अवेलेबल हो जाता है और आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ वाणिज्यिक शब्दावलियाँ। इसमें पहला है व्यापार परिपत्र, जिसको कहते हैं ट्रेड सर्कुलर। दूसरा है प्रपत्र, फॉर्म लेटर्स एंड फॉलोअप्स इसको कहते हैं। साख पत्र, क्रेडिट लेटर्स कहते हैं। जिज्ञासा या पृच्छा पत्र को कहते हैं इंक्वायरीज रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस एंड गुड्स। इसके बाद से भाव, दर एवं निवेद के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है कोटेशंस एंड एफर्ट्स। आदेश या मांग के लिए ऑर्डर्स का यूज़ होता है। आदेश या मांग की स्वीकृति के लिए एक्नॉलेजमेंट या कन्फर्मेशन। पुष्टि, आपूर्ति, निरस्तीकरण या मनाही के लिए एक्सक्यूशन, कैंसिलेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ एन ऑर्डर। माल की पावती की स्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट या रिसीट ऑफ गुड्स। और लेन देन का निपटारा एंड सेटिंग्स, अकाउंटमेंट। ये पूरा एक में ही है, माल की पावती की स्वीकृति और लेन देन का निपटारा। इसके इस तरीके का जो टर्म यूज़ होता है उसके लिए यूज़ होता है एक्नॉलेजमेंट या रिसीट ऑफ गुड्स एंड सेटिंग अकाउंट्स। शिकायत, दावा और उसका निपटारा, कंप्लेंट्स, क्लेम्स एंड देयर सेटलमेंट्स। अभिकरण के लिए एजेंसी वर्क। जब लास्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमें एजेंसी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होता है। एजेंसी के लिए हिंदी का शब्द है अभिकर्ता, और उसी से ये अभिकरण बना है। जो अभिकर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको अभिकरण कहते हैं। तो एजेंसी के लिए हिंदी का जो टर्म यूज़ होगा वो होगा अभिकर्ता, और अभिकरण के लिए है एजेंसी वर्क। विदेशी व्यापार, विदेशी हिसाब किताब और उसका निपटारा। फॉरेन बिजनेस, फॉरेन अकाउंट एंड इट्स सेटलमेंट्स। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, हुंडी विपत्र, इसके लिए है बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंकों, बीमा कंपनियों और प्रतिवक्ताओं से पत्र व्यवहार के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स, इंश्योरेंस, कंप्लेंट्स एंड सॉलिसिटर्स। शासन से पत्र व्यवहार के लिए करस्पॉन्डेंस विद स्टेट डिपार्टमेंट्स। विविध फुटकर पत्र व्यवहार के लिए मिसलेनियस करस्पॉन्डेंस। तो ये है आपके कुछ वाणिज्यिक पत्र व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियाँ। और चलिए अब हम इसके आगे हम देखते हैं कि जो पिछला जो आरओ मेंस के जो पेपर्स हुए हैं लास्ट ईयर्स में, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं एक बार हम उन पर भी नज़र डालते हैं कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ये आरओ मेंस के पेपर 2014 का में पूछे गए प्रश्न है। इसमें इंग्लिश टू हिंदी जो कन्वर्ट करने के लिए आया है वो है अपग्रेडेशन, एक्सप्लॉयटेशन, स्ट्रक्चर, एब्रोगेशन, चार्जशीट। ये 5 पूछे गए हैं। इन पाँचों के आपको हिंदी लिखने होती है, और 5 इंग्लिश टू हिंदी करने को आता है और 5 हिंदी टू इंग्लिश करने को आता है। और इस तरीके से ये जो प्रश्न बनते हैं, तो इसमें अपग्रेडेशन का हो गया उन्नयन, एक्सप्लॉयटेशन का होता है शोषण, स्ट्रक्चर की हिंदी होती है संरचना, और एब्रोगेशन की होती है निराकरण, चार्जशीट की होती है आरोप पत्र। ठीक है, इसको पुराने प्रश्न पत्रों को देखने से हमें ये लाभ होता है कि हमें समझ में आता है कि किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी कई बार क्या होता है कि रिपीट होते हैं, ये वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि इन शब्दों का कई बार बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में। इसका जो दूसरा खंड है, इसका जो दूसरा आता है, इसमें समझ लीजिए आप, ये 5 पूछते हैं और 5 है तो ये 10 नंबर का आता है। इसी तरीके से हिंदी टू इंग्लिश भी आता है, ये 10 नंबर का आता है।
ठीक है। और इसी तरीके से लोकोक्तियाँ और मुहावरे 5 पूछता है और वो भी 10 नंबर का आता है, प्रश्न होता है। तो ये बहुत ही ईजी होता है, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कि रटने वाली बात नहीं होती है, थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनको समझना आवश्यक होता है। आपने जितने तरह के पत्र पढ़े हैं और जितने भी आपने जो पत्र व्यवहार से संबंधित जो भी या उनका जो कलेवर होता है उनसे रिलेटेड जो भी शब्दावलियाँ होती हैं उनसे संबंधित, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए और उन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है इसका हिंदी टू इंग्लिश के लिए निवेश, रोकड़िया, अभिकर्ता, अनुबंध, ऋणदाता। तो निवेश के लिए होता है इन्वेस्ट, रोकड़िया को के लिए होता है कैशियर, अभिकर्ता के लिए होता है एजेंट, अनुबंध के लिए होता है ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट, ऋणदाता के लिए होता है क्रेडिटर। यूपी RO ARO स्पेशल मेंस 2013 में जो हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे वो इस तरीके से हैं। इंसिडेंटल, आकस्मिक, सब्सटेंटिव, मूल, इम्प्रोविजेशन, आशु रचना या काम चलाऊ प्रबंध करना, डुप्लीकेटिंग, नकल, प्रतिलिपिकरण, सुप्रिटेंडेंस, देखरेख या अधीक्षण। हिंदी टू इंग्लिश में है अनुस्मारक, रिमाइंडर, करारोपण, टैक्सेशन, अनुसचिवीय, मिनिस्ट्रियल, पुनर्विनियोग, रीएप्रोप्रिएशन, अपमिश्रण, अडल्ट्रेशन। यूपी RO ARO स्पेशल मेंस 2010, इसमें जो इंग्लिश टू हिंदी आया है वो है रीएम्बर्समेंट, अदायगी, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, मिनिस्टेरियल, राजकीय या मंत्री संबंधी, उनको कहते हैं मिनिस्टेरियल, मिनिस्टर से बना हुआ है ये। पावर ऑफ अटॉर्नी, शक्ति का हस्तांतरण या वकालतनामा, इंडेमनिटी बॉन्ड, इसको कहते हैं क्षतिपूर्ण बंध। हिंदी टू इंग्लिश में है पुनर्विनियोग, रीएप्रोप्रिएशन, स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट, अधिग्रहण, अक्वायर्ड, आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, आकस्मिक व्यय, कॉन्टीजेंसीज। इसके बाद से फिर RO ARO मेंस 2010 में जो पूछे गए थे वो इस तरीके से हैं। एडवर्स, इसका होता है विपरीत, लिटरेसी, साक्षरता, प्रेफरेंस, वरीयता, अप टू डेट, अद्यतन, सेंसस, जनगणना। हिंदी से अंग्रेजी के लिए अनुदेश, इंस्ट्रक्शन, निविदा, टेंडर, रियायत, कॉन्सेशन, एक मुश्त, अलम्प सम, रात्रिभोज, इसको डिनर या सपर कहते हैं, ये किस लिए पूछा मुझे नहीं पता। इसके बाद से ये हो गए हमारे इतने प्रश्न जो लास्ट ईयर के जो पूछे गए हैं। 2010 का है, इसमें स्पेशल का भी है और फिर 2013 में हुआ है, फिर 2014 में हुआ है। इसके अतिरिक्त 2016 का जो अभी हुआ ही नहीं है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, 2017 का आप दे ही रहे हैं। चलिए अब हम अगला टॉपिक जो हमारा आता है, जो थर्ड क्वेश्चन जो आता है, चौथे प्रश्न का जो तीसरा खंड जो आता है वह है मुहावरे और लोकोक्तियों से रिलेटेड आता है। तो हम आज देखते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ क्या होता है और इसके साथ ही हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं मुहावरे से। मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होते हैं, प्रायः एक विशेषण और एक संज्ञा, जैसे चिकना घड़ा, अंधा कुआं, हवाई किले, या एक संज्ञा और एक क्रिया, जैसे आंख आना, सिर खुजलाना, हाथ मलते रह जाना, स्वर्ग सिधार जाना, सिर पर सवार होना। ये दूसरे प्रकार के मुहावरे संख्या में अधिक होते हैं। भाषा में चमत्कार या ओज लाने के लिए मुहावरों की सही बनावट, उसकी शब्दावली, शब्द क्रम और ठीक ठीक अर्थ तथा प्रयोग का जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। ठीक है, तो ये देखते हैं कि मुहावरा कुल मिला के इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो मुहावरा होता है वो उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका कि आप शाब्दिक अर्थ नहीं निकाल सकते, उसका लाक्षणिक अर्थ होता है। जैसे शब्द शक्तियाँ 3 तरह की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये अभिधा, लक्षण और व्यंजना जो 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं उनमें से लाक्षणता का जो गुण होता है वह मुहावरों में पाया जाता है।
मुहावरे कम से कम दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। इसमें जो पहला शब्द होता है वो कभी कभी विशेषण होता है, एक तरीके का विशेषण शब्द होता है, और दूसरा जो होता है वो संज्ञा होता है। तो चिकना घड़ा, तो चिकना क्या है, ये विशेषण है, और घड़ा संज्ञा है। अंधा विशेषण है, कुआं संज्ञा है, हवाई विशेषण है, किले संज्ञा है। इस तरीके से बनते हैं मुहावरे, जिसमें कि पहला शब्द क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया, और दूसरा संज्ञा हो गया। इसी तरीके से जो दूसरी प्रक्रिया है इसकी बनने की, उसमें यह है कि पहला शब्द जो होता है वह संज्ञा होता है और दूसरा क्रिया होता है। जैसे आँख आना, आना जाना, ये क्या है, ये क्रिया है, और आँख क्या है, संज्ञा है। सिर खुजलाना, तो सिर हो गया हमारा संज्ञा, और खुजलाना क्या है, क्रिया है। हाथ मलते रह जाना, हाथ संज्ञा है, और मलते रह जाना ये जो है क्या है, ये क्रिया है। स्वर्ग सिधार जाना, स्वर्ग एक स्थान का नाम है, तो ये संज्ञा हो गया। सिधार जाना ये क्रिया है, तो ये क्रिया हो गई। सिर पर सवार होना, सिर संज्ञा हो गया, और सवार होना इसकी क्रिया हो गई। तो ये जो दूसरे टाइप के जो हैं, जिसमें कि पहले संज्ञा होती है और फिर क्रिया का होता है, ये संख्या में अधिक मिलते हैं इस तरीके के मुहावरे। ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भाषा में चमत्कार तथा ओज लाने के लिए इन मुहावरों को, मतलब अपनी बात को चमत्कारिक तरीके से और भी अधिक प्रभाविक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, इन विशेषताओं पर भी नज़र डालते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ नहीं होता। इसके विपरीत कोई कहे कि शर्मा जी ने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह उत्पन्न होगा। इसका मतलब है, अगर आप केवल सिंपल कहते हैं पेट काटना, तो यह एक मुहावरा तो है, लेकिन अगर आप कहते हैं पेट काटना इस तरीके से सिंपली किसी उसका वाक्यांश का प्रयोग करते हैं, तो यह उतना रुचिकर नहीं लगता है जितना कि जब यह किसी वाक्य में बंध जाता है तब। इसी वजह से इसको वाक्यांश या पदबंध में इसको सम्मिलित किया जाता है, जिससे कि यह उस वाक्य की खूबसूरती को बढ़ा देता है, कहने के अंदाज को और अधिक रोचक कर देता है। दूसरा है, मुहावरा अपने असली रूप में अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों से अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन इसके स्थान पर कटिबंध जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। जैसे कमर टूटना, तो कमर को कहते हैं कटी, और टूटना का मतलब होता है भंग होना। तो अगर हम इसको कटिभंग होना कह देंगे तो ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही ये इसका प्रयोग सही होगा। तो अगर ये कमर टूटना इसके लिए शब्द बना है, तो उसको कमर टूटना ही कहकर हम उसका प्रयोग करेंगे। तीसरा है, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे, तब इनका शब्दार्थ को काम नहीं देगा, लेकिन वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तब वे अवबोधक अर्थ होगा। जैसे गुप्त रूप से सलाह करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई मुहावरा पढ़ते हैं या मुहावरा लिखते हैं, तो उसका कोई शब्दार्थ नहीं होता है, उनके शब्दों का अलग अलग अर्थ नहीं लिया जाता है, उसका अवबोधक अर्थ ग्रहण किया जाता है। मतलब कि उसका परोक्ष रूप से जो अर्थ हो रहा है, उसका वह अर्थ प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ही है कि खिचड़ी पकाना, तो इन दोनों शब्द को आप कहेंगे, तो खिचड़ी पकाना का मतलब हो गया खिचड़ी पकाना, आप खिचड़ी पका रहे हैं। इसका सीधे सीधे अगर आप खिचड़ी पकाना कहेंगे तो इसका ये अर्थ लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलना है। खिचड़ी पकाना का मतलब होता है गुप्त रूप से सलाह करना। ठीक है, मतलब इसका अवबोधक अर्थ लिया जा रहा है। इसके पीछे जो इसका मूल अर्थ ना लेकर के इसका जो द्विअर्थी जो दूसरा अर्थ है वह यहाँ पर लेना है। यही इसी की मुहावरे की यही विशेषता होती है कि वह अपना मूल अर्थ नहीं, उसका शब्दों का जो सीधा सीधा अर्थ होता है वह न होकर के उसके अवबोधक रूप को, माने उसके जो उसके पीछे के छुपे हुए जो भाव होता है उससे लिया जाता है। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे खेत रहना, यानी युद्ध में शहीद हो जाना, न कि खेत में रहना। तो मुहावरे का अर्थ जो होता है वो प्रसंग के अनुसार होता है। खेत रहना का मतलब ये नहीं होता कि आप खेत में जाके रह रहे हैं या कोई खेत में रहता है, इसका अर्थ यह नहीं है। खेत रहना का मतलब होता है युद्ध में शहीद हो जाना। तो जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुरूप ही मुहावरे बनाए जाते हैं। मुहावरे भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। इनकी अधिकता अथवा न्यूनता से भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति, सांस्कृतिक योग्यता, अध्ययन, मनन और आमोदक भाव
सबका एक साथ पता चलता है। जो समाज जितना व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर कहने का कुल मतलब इतना है कि जो भाषा है, आपकी भाषाई समृद्धि जो है, वह आपकी अध्ययनशीलता, आपके आसपास के का जो वातावरण है, अगर कोई साहित्य का विद्यार्थी है तो उसकी बातचीत में, उसके बोलने की शैली में आपको साहित्य साफ साफ नज़र आता है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि या तो ये लिटरेचर पढ़ता है, या फिर इस लिटरेचर का स्टूडेंट है, या फिर ये शौकिया भी अगर लिटरेचर पढ़ता है तो वह उसकी जो भाषा शैली है वह आपसे कहीं ज़्यादा समृद्ध होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो, और वो उसकी बात बोलचाल में कई बार ऐसे साहित्यिक शब्दों का प्रयोग होता है, कई बार ऐसे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग होता है, कई बार मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करता है वह। तो इससे पता चलता है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी ज़्यादा समृद्ध है, और इसी से सभ्यता का विकास का हमारे पता चलता है। छठा है, समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक विकास कितना हुआ। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बड़ा अंतर है। तो जिस तरीके से हमारा विकास होता चला गया समय के साथ साथ, वैसे वैसे हमारे मुहावरों में भी के गढ़न में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इनका जो नए मुहावरे जिस तरीके से बने हैं, उससे ये पता चलता है कि आपके समाज में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से मुहावरे बनते चले गए हैं। सातवां है, हिंदी के अधिकतर मुहावरों का संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है, जैसे मुंह, कान, हाथ, पाँव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे चलते हैं। तो हिंदी के अधिकतर जो मुहावरे हैं, ये हिंदी के ही नहीं, अन्य भी भाषाओं के जो मुहावरे हैं उनमें ज़्यादातर मुहावरे जो होते हैं वो हमारे शारीरिक अंग से, हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से संबंधित होते हैं। और जैसे आपने बहुत सारे मुहावरे मुंह के ऊपर सुने होंगे, कान के ऊपर सुने होंगे, हाथ के ऊपर सुने होंगे, पाँव के ऊपर सुने होंगे। तो इस तरीके से मुहावरों का संबंध हम ज़्यादातर हमारी, इसका मतलब क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित होते हैं ये मुहावरे, और उन्हीं से निकाल करके इनको बनाया जाता है। अब हम कुछ मुहावरे देख लेते हैं कि क्या है, और उन मुहावरों का मैंने अर्थ दिया है। पहले मुहावरे का मैंने अर्थ और प्रयोग दोनों दे दिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि इसका अर्थ लिख करके इसका प्रयोग कैसे करना है। और इसके अतिरिक्त इसके बाद से मैंने सिर्फ अर्थ दे रखा है, उसका प्रयोग आप खुद करके उसका अभ्यास कीजिएगा। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। तो इनका विरोध करना ऐसा है जैसे कि अंगारों पर पैर रखना। अगर कोई बाहुबली है या कोई माफिया है तो उसका विरोध करना ऐसा है जैसे कि अंगारों पर पैर रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो वाक्य निर्माण करेंगे इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए। अगर आपको परीक्षा में देता है कि सिर्फ अर्थ लिखने के लिए देता है तो आप सिर्फ अर्थ लिखेंगे, और अगर अर्थ के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी देता है तो उसका वाक्य प्रयोग कुछ इस तरीके से किया जाएगा। इनको आपको याद ही करना होगा। इसके पीछे वजह है कि वहाँ पर ऑप्शन नहीं होते हैं, आपको रिटन पेपर है तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबर दिलाने वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता है कोई, अगर ये बिल्कुल सही लिखे गए हैं तो। 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ दिनों की शानो शौकत। 8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना। उठा न रखना, कसर न छोड़ना। इसमें मैंने मैक्सिमम उन मुहावरों को मैंने कलेक्ट किया है, या उनको मैं यहाँ पर आपको इसलिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। वो मुहावरे हैं ये जिनको कि कभी ना कभी पूछा है, वो बहुत सारे प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। ये आपका बीएड का पेपर हो सकता है, ये आपका
बहुत सारे स्टेट्स के पेपर से लिए गए हैं, रेलवे के पेपर से लिया गया है, और इस तरीके से ये एक कलेक्शन है एक तरीके का, जो कि अब तक की परीक्षाओं में पूछा गया है। ये आपके लोक सेवा आयोग, एसएससी, सब में से मिला जुला करके ये पूछा गया है। जितना मुझसे हो पाया है मुहावरों को मैंने कलेक्ट किया है। मुहावरे ही नहीं, मुहावरे और लोकोक्तियों को अलग अलग करने का मैंने प्रयास किया है कि मुहावरों को अलग मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ और लोकोक्तियों को अलग प्रोवाइड करा पाऊँ। चलिए आगे शुरू करते हैं। ईंट का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना, उठा न रखना, कसर न छोड़ना, उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की या रहस्य की बात समझना, एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का पर विचार किए बिना व्यवहार करना, कल पढ़ना मतलब चैन मिलना, काला कागज काला करना, बिना मतलब कुछ लिखना, गाल बजाना, डींग हाँकना, गुलर का फूल होना, लापता होना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई पुरानी बात को फिर से उभारना। मतलब अगर कभी कोई बात, यहाँ पर जो पुरानी बात है ये इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव बात से नहीं है, इसका नेगेटिव मतलब जो अगर कोई नकारात्मक बात है तो उसका जब यहाँ उस बात को जब दोबारा से अब कहीं उठाया जाता है, बहुत पुरानी बात हो गई हो उसके बाद भी अगर उसको उठाया जाता है विवाद के तौर पे, तब फिर उसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। गांठ का इसका अर्थ अच्छे से समझ लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपको उसका प्रयोग उसी लहजे में करना है। गांठ का पूरा यानी मालदार या धनी आदमी को कहते हैं गांठ का पूरा होना। गुदड़ी का लाल, गरीब के घर में गुणवान या अत्यधिक योग्य व्यक्ति का होना। घड़ों पानी पड़ना, अत्यधिक लज्जित होना। व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना। चांद पर थूकना का मतलब होता है व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना। हवाइयाँ उड़ना, डर जाना या घबराना। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर अभद्रता करना। टका सा मुँह लेकर रहना, शर्मिंदा होना। तीन तेरा होना, तितर बितर होना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को अत्यधिक विवादित बना देना। 99 का फेर, धन जोड़ने का बुरा लालच, मतलब कि इतना हो जाए इतना हो जाए इतना हो जाए तो कर लूँगा, इसको कहते हैं 99 के फेर में पड़े रहना। कि 99 हो गए, अब ये 100 हो जाए तो करेंगे, फिर वो 100 से वो फिर कहते हैं फिर 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, फिर वो 199 हो जाता है, फिर कहते हैं अब ये 200 हो जाए, तो इसको कहते हैं धन जोड़ने का बुरा लालच होना। पौ बाहर होना, खूब लाभ होना। पांचों उंगलियां घी में होना, पूरे लाभ में होना। बांसों उछलना मतलब बहुत खुशी होना। बाछें खिलना, अत्यंत प्रसन्न होना। मुट्ठी गर्म करना, घूस देना। सांप छछूदर की हालत, दुविधा में होना। 16 आने, 16.25 आने सही, पूरे तौर पर ठीक। 16 आने सही का मतलब होता है पूर्णता ठीक या पूरी तरह से सही, सत्य। और 16.25 आने का मतलब उसमें मुहर लग गई है कि ये सत्य ही है, पूरे तौर पर ठीक। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। आँखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। कोई चीज़ आपकी आँख में कब गड़ती है? जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती है, तब वो कहते हैं कि आँखों में गड़ चुभ रही है, ये चीज़ मेरे आँखों में गड़ रही है ये चीज़। आँखों में धूल झोंकना, सॉरी ये झूल लिख गया है, ये झूल नहीं है ये धूल है। आँखों में धूल झोंकना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। कान खड़े होना, होशियार होना। कान पर जूं न रेंगना, अनसुनी करना। नाक का बाल होना, अत्यधिक प्यारा होना। नाक का बाल होना का मतलब होता है अत्यधिक प्यारा होना, इसलिए क्योंकि नाक का बाल जो होता है आदमी वो बहुत बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि नाक का बाल होना, अत्यधिक प्यारा होना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, निर्दोष बने रहना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। मुंह उतरना, उदास होना। दांतों तले उंगली दबाना, चकित होना। दांत कटी रोटी। गहरी दोस्ती, बात का धनी, वायदे का पक्का। बात बनाना, बहाना करना। सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। सिर फिर जाना मतलब पागल हो जाना या पथभ्रष्ट हो जाना, ऐसा भी कहते हैं। ये हो गया, ये है हमारे कुछ मुहावरे। ठीक है, अब हम आते हैं लोकोक्तियों पर। ये मुहावरे हैं, इनका मैंने अर्थ दे रखा है, आप इनका वाक्य प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं प्रयास करूँगी कि मैं उन्हें पूरा क्लियर करूँ। ठीक है, और चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोकोक्तियों की ओर। तो लोकोक्तियाँ या कहावतें पहले देखते हैं कि किसे कहते हैं। तो जो लोकोक्तियाँ या कहावतें होती हैं, कहावत जो है उस पदबंध को कहते हैं जिसमें अनुभव की कोई बात संक्षेपतः सुंदर प्रभावशाली चमत्कारिक ढंग से कही जाती है। संस्कृत और हिंदी में कहावत को सूचित प्रवाद वाक्य
अथवा लोकोक्त भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे प्रोवर्ब और उर्दू में मसल कहा जाता है। ठीक है, तो कहावतें जो होती हैं वो ऐसे पदबंध होते हैं जिनको कि हम किसी अनुभव के तहत किसी बात को हम संक्षेप और सुंदर प्रभावशाली ढंग से जब ये निकल करके आती हैं तो लोकोक्तियाँ या कहावत का, आगे पढ़ते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहावत का शाब्दिक अर्थ होता है कही हुई बात। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक कही हुई बात कहावत है, केवल उसी बात को कहावत कहा जाएगा जिसमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। अर्थात किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को कहावत कहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति अगर आप शब्द देखें तो इसका मतलब होता है लोक धन उक्ति, मतलब लोक में जो प्रचलित उक्ति है, लोक के अनुभव से कभी कोई घटना घटित होती है या कोई किस्सा कहानी आप सुनते हैं, सुनी हुई किसी बात पर या आंखों देखी बात पर या स्वयं भुगती बात पर की जो घटनाएं होती हैं उनको उनका संक्षेप, उनसे जो शिक्षा लेकर के, उनसे जो अनुभव प्राप्त करके हम जब उस घटना को किसी या उस अनुभव को बहुत संक्षेप और बहुत सुंदर प्रभावशाली या चमत्कारिक ढंग से जब हम उसको बोलते हैं तब वही लोकोक्ति कही जाती है। तो लोक में प्रचलित जो उक्तियां हैं वही लोकोक्ति हैं, और कहावत जो कही हुई बात है, जो किसी की कही हुई बात है वही कहावत हो जाती है। कहावत और लोकोक्तियां एक ही होती हैं। तो इसमें कहावत में भी ये समझने वाली बात है कि हर कही हुई बात कहावत नहीं होती है, केवल वही बात कहावत, उसी को कहावत कहा जाता है जिसमें जीवन के अनुभवों को बहुत संक्षिप्त में और विलक्षण तरीके से प्रस्तुत किया गया होता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। कहावतें भाषा सौंदर्य को कलात्मकता प्रदान करके निखारती हैं। तो जब भी आप सारांश लिखते हैं या उसकी विशेषताएं लिखते हैं या सारांश लिखते हैं या व्याख्या लिखते हैं, तब आपको वहाँ पर भाषा सौंदर्य का अपने ध्यान रखना होता है। तब उस समय पर आप क्या करते हैं, आप कुछ अगर उससे संबंधित कुछ मुहावरे हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, या फिर आपके ये अभी हमने क्या पढ़ा, या जिनको कहावतें भी कहा जाता है, लोकोक्तियाँ या कहावतें कही जाती हैं, तो ये मुहावरे हैं या लोकोक्तियाँ जो हैं इनका प्रयोग हम जब करते हैं तब जा कर के हमारा जो सारांश होता है या जो व्याख्या होती है हमारी, वो और अधिक सुगढ़ और संदर्भित मानी जाती है। तो उसके लिए उसके लिए जिस तरीके से हम सार भाव में लिखते हैं उसी तरीके से हम कहावत या फिर लोकोक्तियों का भी सार निकालते हैं। ठीक है, इसकी कुछ विशेष, और ये इसी तरीके से ये हमारे भाषा को क्या करती है, कलात्मकता प्रदान करती है। इन्हें मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। घनीभूत रत्न होना जो है ये खुद में, घनीभूत रत्न होना ये खुद में एक मुहावरा है, और इसका प्रयोग इसलिए यहाँ पर मैंने इसका प्रयोग किया। मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है। घनीभूत रत्न होने का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक समृद्ध होना, भाषा के उसमें बहुत अधिक समृद्ध होना, उसको घनीभूत रत्न होना कहते हैं, या विद्वतापूर्ण होना उसको कहते हैं घनीभूत रत्न होना। तो मानव ज्ञान का घनीभूत रत्न कहा जाता है इसको। इसमें गागर में सागर होता है। गागर में सागर भरना भी आप जानते हैं कि एक मुहावरा है। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा बात कह देना, बड़ी गंभीर बात कहना, तो इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। तो इसमें गागर में सागर भरने का काम होता है। भाषा में इसके प्रयोग से सजीवता, प्रवाहमयता और लालित्य आ जाता है। तो अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो जो भी बात हम कहते हैं वो अधिक आकर्षक हो जाती है, उसमें सजीवता आ जाती है, आप प्रवाहशील हो जाती है आपकी बात। प्रवाहमयता का मतलब होता है का मतलब फ्लुएंसी से होता है कि ये ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है। ठीक है, लालित्य आ जाता है। लालित्य का मतलब होता है कि इसमें कलात्मकता आ जाती है, बंध अच्छा हो जाता है, पदबंध इससे आपका। इसके कार्य व्यापार को स्पष्टता और भाषा को बल मिलता है। इससे जो आपका कार्य व्यापार का मतलब होता है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, अगर किसी विषय में या किसी मुद्दे पर,
तब क्या होती है कि उससे आपकी भाषा अधिक प्रभावी हो जाती है, वो सामने वाले को अधिक प्रभावित करती है और अधिक स्पष्ट होती है। आप जो कहना चाहते हैं वो बात सामने वाले को ज़्यादा स्पष्टता से समझ में आ जाती है। लोकोक्ति इसलिए क्योंकि लोक जो है वो प्रत्येक मनुष्य के भीतर बसता है, क्योंकि हम सब इसी लोक का एक अंग हैं। तो हम सब के अपनी अपनी जो रहन सहन है, जो जीवन शैली है, जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र जिस जिस क्षेत्र से हम संबंधित हैं, उस क्षेत्र से आप देखेंगे कि आप नॉर्मल जीवन में जब भी आप अपनी गांव की कोई भाषा आप जब चयन करते हैं बोलने के लिए, तब उसमें आप कई बार इस तरीके की बातों का या लोकोक्ति और मुहावरों का जो क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ और मुहावरे होते हैं क्षेत्रीय भाषा के, उनका आप प्रयोग प्रवाहमयता में कह जाते हैं, बोलते बोलते कह जाते हैं और आप ये समझ भी नहीं पाते कि हमने ये कह दिया। क्यों? क्योंकि आप शुरू से उसमें रमे बसे होते हैं और वह चीज़ आपको ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल, मतलब आपको बहुत सरल होता है आपके लिए उन चीज़ों को ग्रहण कर पाना और उन चीज़ों को दूसरे तक प्रेषित कर पाना अपनी बात को। यही कारण है कि मातृभाषा का जो है महत्व बढ़ जाता है मनुष्य के जीवन में। हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इनका जितना अधिक प्रयोग होगा, उतनी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। तो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में इनका जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उससे उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, मतलब अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने या कहने की जो क्षमता होती है, वह ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है और रोचक हो जाती है। कहावतों का आधार घटना या दृष्टांत या परिस्थिति होती है। तो कहावतें जो होती हैं ये कैसे बनती हैं, इनके आधार में क्या होता है? तो इनके आधार में कोई घटना होती है या कोई दृष्टांत घटा हुआ होता है या फिर ऐसी कोई परिस्थिति सामने होती है जिसमें कि इसका निर्माण होता है कहावतों का। चलिए हम देखते हैं कि कुछ कहावतें। अंधे पिसे कुत्ते खाए, अर्थात किसी की कमाई अंधे पीसे कुत्ते खाए, अर्थात किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। मतलब कोई अयोग्य व्यक्ति है, अगर वह किसी दूसरे के परिश्रम का लाभ उठा रहा है तो उसके लिए मुहावरा बना है अंधे पीसे कुत्ते खाए। दूसरा है अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, माने स्वार्थ लाभ और संपूर्ण लाभ स्वयं उठा लेना। स्वार्थ लाभ के लिए पूरा का पूरा लाभ जो है खुद ही उठा लेना, मतलब ये भी हो गया कि हम रेवड़ी बांट रहे हैं और खुद ही को दे रहे हैं। अंधेपन होने का ये फ़ायदा उठा रहा है यहाँ पे कि हम अंधा है, वो रेवड़ी बांट रहा है और वो क्या कर रहा है, वो अपने को ही दे रहा है। क्या खुद को दे रहा है तो उसे पता नहीं चल रहा? पता तो चल ही रहा है, लेकिन क्या है, ये मुहावरा बन गया है। इसी तरह से ये कोई घटनाक्रम कहीं घटित हुआ होगा तो किसी ने देखा होगा, उसने बना दिया अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, मतलब कि वो अपना स्वार्थ लाभ ले रहा है कि ये रेवड़ी जो मेरी है वो मेरे पास ही रह जाए, कहीं दूसरे के हाथ में न लग जाए। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को कोई क्या दोष दे। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भुगतना पड़ता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। अवसर चूके डोमिनी, गावे ताल बेताल, समय चुकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अटका बनिया दे उधार, दबाव पड़ने पर कुछ भी करना पड़ता है। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अंधा क्या जाने बसंत बिहार, जिसने जो वस्तु न देखी हो वह उसका आनंद क्या जाने। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, अपने सामर्थ्य से बड़ी बात कर रहा। अपनी गरज बावली, स्वार्थी का मतलब होता है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। अब की अब के साथ, जबकि जब के साथ, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई, माने धनी व्यक्ति के सभी मित्र होते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। दबे बिल्ली चूहों से कान कटावे, दबी बिल्ली चूहों से कान कटावे, इसका मतलब होता है दोषी होने पर जो बलवान है वह भी निर्बल से डरता है। दुधारू गाय की लात भली, जिससे लाभ हो उसकी थोड़ी खरी खोटी भी बुरी नहीं लगती है। 9 दिन चले 2.5 कोस, सुस्ती से कार्य करना। राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख, मतलब कि इसका अर्थ मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि राम भरोसे बैठकर जग का मुजरा देख, इसका मतलब होता है
कि दूसरों की आस में बैठे रहना, मतलब अपना कार्य करना, आगे कर भविष्य में क्या होने वाला है इसकी चिंता न करना। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए, खर्च भी कम हो और काम भी बन जाए। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, यानी बेमौके की बात करना। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक भयभीत होना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना। ये दोनों मैंने लास्ट में इसलिए जोड़ा क्योंकि ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछा हुआ है। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक भयभीत होना और पानी में आग लगाने का मतलब होता है असंभव कार्य करना। तो ये हो गए कुछ पुराने प्रश्न पत्रों से पूछे गए हमारे लोकोक्तियाँ और मुहावरे। इसके अतिरिक्त हमने पढ़ लिया वाणिज्यिक शब्दावलियाँ और कुछ पुराने प्रश्न पत्रों में हमारे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी जो हमारे प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों से रिलेटेड क्वेश्चन है हमने उनको देख लिया है। तो आज ये हमारा चौथा क्वेश्चन जो आता है 30 नंबर का पूरा, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा जो सेक्शन 1 था हिंदी का, खंड क, जो कि आलेखन और पत्र व्यवहार का होता है, जो ये प्रश्न पत्र में हमने गद्यांश पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन हमारा गद्यांश का आता है, हमने वो पढ़ लिया है। दूसरा क्वेश्चन जो आता था हमारा वो सरणी लेखन का आता था, हमने वो भी पढ़ लिया है। तीसरा जो क्वेश्चन आता था हमारा वो आता है हमारा पत्राचार से, हमने पूरा पत्राचार पढ़ लिया है। चौथा क्वेश्चन जो आता है हमारा वो हमारा इसी से आता है पारिभाषिक शब्दावलियाँ, जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ होती हैं, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी तो इंग्लिश शब्द होते हैं जिनके की, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो हमने ये तीनों प्रश्न हमने कवर कर लिए। ये 4 क्वेश्चंस टोटल हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें जो 5वां प्रश्न आता है वो कंप्यूटर ज्ञान से आता है। तो कंप्यूटर ज्ञान जो है वो थोड़ा सा हिंदी से अलग है, तो उसको सबसे आखिरी में, मतलब जब हम दूसरा खंड भी जब हम पढ़ लेंगे तब हम कंप्यूटर ज्ञान को अलग से पढ़ेंगे पूरी तरीके से। और कंप्यूटर ज्ञान पे शायद ही आपको कहीं मैटर मिले जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही साथ आप हमारे पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको और बेहतर जानकारी और बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको सभी किताबों का संक्षेपण आपको एक जगह मिल जाएगा, इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो अगला जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम खंड ख शुरू करेंगे। खंड ख में जो पहला प्रश्न आता है वो आता है विलोम से, जिसमें कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। फिर आता है वाक्य और वर्तनी शुद्धि का, जो कि आपके खंड का जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा सुविधाजनक होता है क्योंकि इसमें आपको रटना नहीं पड़ता है। आप देखा है अगर आपने तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप चूँकि अब माइनस मार्किंग हो गई है पेपर में, तो आपको ये बात समझनी होगी कि हर चीज़ रट करके नहीं की जा सकती। उसके लिए आप अच्छे से समझना, अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए विलोम है, वाक्यम वर्तनी शुद्धि है, उसके बाद से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव रूप, शब्द विशेष्य और विशेषण। इतना पढ़ने के बाद से इन 5 टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो है हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ज्ञान से। हम के लिए हमारा अलग से 3 वीडियोज़ का एक सीरीज़ चलेगा, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ढेर सारा लाइक दीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपके डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए और उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच।